नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का आज दूसरा दिन है। भारत बंद का आह्वान मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है जिनसे कर्मचारी, किसान और आम जनता प्रभावित हो रही है। वहीं भारत बंद का असर हरियाणा में भी देखने को मिला, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने भी बंद का समर्थन किया और प्रदेश में रोडवेज बसों के पहियों को जाम रखा। टीवी स्क्रीन पर आपको 4 तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां पर भिवानी, झज्जर, गुहेला, चीका और जींद की ये तस्वीरें हैं। दूसरे दिन भी भारत बंद का असर देखने को मिला है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये भिवानी में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन किया गया। झज्जर में बसों के चक्के को जाम कर दिया गया और गुहेरा, चीका में भी जमकर प्रदर्शन हुआ है। तो वहीं जींद में आप देख सकते हैं बस स्टॉप में बिल्कुल सन्नाटा देखने को मिल रहा है। तो दूसरे दिन भी भारत बंद का असर देखने को मिला। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से अलग अलग जिलों की तस्वीरें सामने आई हैं कि आखिरकार भारत बंद का क्या कुछ असर देखने को मिला है। रोडवेज बसों के पहिए थमे नजर आए। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से ऐसे में मुस्तैद रहा। तो प्रदेश में भारत बंद का असर देखने को मिला। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भिवानी, झज्जर, गुहेला, चीका और जींद की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने भी चक्का जाम रखा, जिसके चलते लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इसी बीच रोडवेज अधिकारियों ने कर्मचारियों को समझाने की भी कोशिश की। बावजूद इसके कर्मचारी हड़ताल पर डटे रहे। तो मांगों को लेकर के कर्मचारी अड़े हुए हैं और भारत बंद का असर काफी ज्यादा देखने को मिला। ऐसे में आम जनता को, जो यात्री हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये गुरुग्राम की आपको तस्वीर दिखा रहे, जहां पर अधिकारियों ने कर्मचारियों को समझाने का तो प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारी नहीं समझे और उसके बाद यहां पर हड़ताल की गई, प्रदर्शन किया गया और अपने मांगों को लेकर के कर्मचारी यहां पर अड़े हुए हैं। भले ही और जो अपने इधर के सोनीपत है। 28 और 29 तारीख को रोडवेज के कर्मचारियों ने ये ऐलान किया था कि वो अपना चक्का जाम करेंगे। 28 तारीख यानी बीते हुए कल को भी ये सभी लोग जो है हड़ताल पर रहे। यात्रियों को काफी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ा, लेकिन जिस तरीके से सिटी बस और जीएमडी के बस चल रही हैं, उस वजह से भारी जो परेशानी है वो लोगों को नहीं देखनी पड़ी। लेकिन आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर अभी भी जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज उनकी हड़ताल का जो है वो दूसरा दिन है और यहाँ पर ये लोग अपनी जो मांग है उन पर डटे हुए हैं। आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आखिर आगे का जो प्लान होगा वो क्या होगा। तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या जो लोग हैं वो ये लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे राष्ट्रीय स्तर की ये हड़ताल थी, इसमें हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने शामिल हुआ और हमारी सबसे पहली मांग है वो जनता की मांग है, ना कि किसी कर्मचारी की पर्सनल मांग है। हम चाहते हैं कि जो सरकारी बसें हैं वो ज्यादा होनी चाहिए। आज लगातार सरकारी बसें घट रही है, सरकार नई बसें नहीं खरीद रही। इससे जो प्रदेश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है उसके कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आज से 10 साल पहले हमारे पास लगभग 4,500 बसें थी। आज इस सरकार में घटते घटते वो गाड़ियां 2600 रह गई है। इसलिए आज यात्रियों को बड़ी मुश्किल से यात्रा के लिए सरकारी बसें उपलब्ध हो रही हैं। इसलिए आज प्रदेश के अंदर एक अवैध वाहनों का माफिया पनप रहा है, उस पर सरकार कोई कार्रवाई ना करके लगातार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। ये हमारा विरोध है सरकार के खिलाफ, इसलिए आज हम हड़ताल कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है? 2 दिन का चक्का जाम तो कहा था, लेकिन अब आज शाम को वो भी खत्म हो जाएगा। आगे की रणनीति क्या है? आज रात 12 बजे तक हमारी हड़ताल है, उसके बाद कल से हमारी बसें सामान्य रूप से चलेंगी, यात्रियों को सुविधा देने का काम करेंगे। लेकिन अभी 1 सप्ताह के बाद स्टेट लेवल की एक मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें इस हड़ताल की समीक्षा करेंगे और आगामी किसी भी रणनीति पर काम करते हुए कोई आंदोलन की घोषणा करेंगे। बिल्कुल, इन लोगों ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि ऐसा भी मतलब अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठ सकते हैं।
कोई भी आंदोलन का कार्यक्रम तय हो सकता है, वो साझा मीटिंग में ही तय किया जाएगा। साफ तौर पर ये चीज कह दी है कि आगे एक मीटिंग की जाएगी और सरकार अगर इससे कोई सबक नहीं लेती है तो हम जो है अनिश्चितकालीन जो धरना है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग बैठे हैं और हरियाणा पुलिस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और इस कोशिश में है कि लोग जो है जो ये आंदोलन है वो धरना है वो ज्यादा उग्र ना हो। और अब दिखाती हूँ वो तस्वीर जहाँ पर जो बसेज जो है वो मौजूद है। देखिए ये वही जगह है जहाँ से ये लोग जो है इन बसों को लेकर जाते थे और ये 2 दिन से ये बसें जो है इनका इंतजार कर रही हैं। हालांकि कल जो है इनकी जो ये हड़ताल है वो खत्म हो जाएगी और ये बसों को सुचारू रूप से जो है चलाने लगेंगे, लेकिन लोगों को जो है वो भारी परेशानियों का यहाँ पर सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इनकी मांगों को माना जाएगा और आखिर जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनकी आगे की रणनीति जो है वो क्या कुछ होने वाली है। कैमरामैन विजय के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर गुरुग्राम। प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। हिसार में गेहूं की खरीद के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मंडियों के हालात का जायजा लेने के लिए हर खबर के संवाददाता अनूप कुंडू ने जिले की अनाज मंडी का दौरा किया और मंडी का हाल जाना। वहीं उकलाना मंडी की अगर बात की जाए तो मंडी में 6 वाटर कूलर लगाकर पानी की व्यवस्था करी गई है। 1 अप्रैल से सरकारी गेहूं की खरीद होनी है, तो उसको लेकर के किस प्रकार की व्यवस्था है और आड़तियों की क्या तैयारी है, मंडी प्रशासन को लेकर के इसमें क्या अपडेट? मैं राजेश बिठमुड़ा, प्रधान कच्चा आड़ती एसोसिएशन उकलाना मंडी। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, सारी बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और सभी एजेंसियों के पास बारदाना पर्याप्त आया हुआ है। सभी तैयारियां पूर्ण रूप से है। आड़ती भी अपने तैयारी पूरी कर चुके हैं। झज्जर के अनाज मंडी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जहां 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है, वहीं मंडी की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस दिखाई दे रही है। अनाज मंडी के सेक्रेटरी की माने तो अनाज मंडी में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन साफ सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं लोगों की माने तो अनाज की खरीद के लिए सरकारी रेट कम और प्राइवेट रेट ज्यादा है। इसी बीच मंडी में 3 एजेंसियां सरसों की खरीद के लिए लगाई गई हैं, लेकिन दामों में अंतर के चलते किसानों ने सरसों नहीं बेची। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने गेहूं की ठीक दाम नहीं दिए तो गेहूं की खरीद भी प्राइवेट होगी। झज्जर में 1 अप्रैल से जो है गेहूं की फसल जो है सरकार द्वारा खरीद शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं और जो है पूरे हरियाणा की तमाम मंडियों में 1 अप्रैल से जो है गेहूं की फसल को खरीदा जाएगा। फिलहाल जो है हम इस वक्त झज्जर के अनाज मंडी में खड़े हैं। अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि झज्जर अनाज मंडी को जो एक बार दिखाएं, क्या व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। अभी फिलहाल जो है यहाँ पर सिरसों की जो है आवक शुरू हो रही है और यहाँ पर जो है किसान भी सिरसों खरीद रहे हैं। सरकारी रेट जो है सिरसों का 5000 कुछ दिया हुआ है, पर फिलहाल जो है प्राइवेट जो है खरीद जो है 6500 के करीब जो है खरीद 6600 के करीब जो है खरीद की जा रही है। लेकिन सरकार झज्जर जिला प्रशासन की बात करें तो अभी तक किसी भी 3 एजेंसियों में से एक भी एजेंसी ने यहाँ पर सिरसों नहीं खरीदी है, क्योंकि जो है प्राइवेट जो है 6600 तक खरीद की जा रही है और प्रशासन जो है सरकार का जो रेट है वो 5000 के करीब है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान भी है, आड़ती भी है, अनाज मंडी के प्रधान भी हैं। उनसे जानेंगे कि जो गेहूं की फसल जो है अब कुछ कटने को तैयार है और 1 अप्रैल से सरकार ने जो है दावा किया है कि 1 अप्रैल से गेहूं खरीदा जाएगा, तो उसके लेकर यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्या व्यवस्था की गई है अब 1 अप्रैल से जो है गेहूं खरीदने की जा रही है? 1 अप्रैल से अखबार के माध्यम से हमें ये सूचित किया है कि सरकार 1 अप्रैल से गेहूं खरीदेगी, लेकिन अभी तक तो कोई एजेंसी की यहाँ हमारे साथ तो मीटिंग हुई नहीं। रही आप व्यवस्था की, यहाँ सफाई की व्यवस्था ना के बराबर। हम अब अपनी सरसों खरीद रहे हैं
और सरसों के भाव 700 रुपये पर क्विंटल तक हमने खरीदी है। सरकार की किसी एजेंसी ने भी यहाँ कोई सरसों नहीं खरीदी है। गेहूँ का 1 अप्रैल को पता लग जाएगा। सरकार की जो व्यवस्था होंगी यहाँ तो आपको भी पता लग जाएगा, हमारे को भी लग जाएगा। लेकिन अभी उम्मीद गेहूँ की 5 अप्रैल से पहले गेहूँ के आने की उम्मीद नहीं है मंडी में। नहीं, क्या लग रहा है कि भाई सरसों की खरीद नहीं हो पाई तो गेहूं की भी नहीं हो पाई। ऐसा है जी, गेहूं के बारे में गेहूं की जो खरीद है वो सरकार 2015 रुपये क्विंटल के भाव से खरीद रही है, सरकार रेट। और प्राइवेट जैसे नजफगढ़ मंडी है हमारे नज़दीक, उसके अंदर भाव आज 2100 रुपये 2150 रुपये के चल रहे हैं गेहूं के। अभी गेहूं आने के बाद पता चलेगा अभी प्राइवेट ही खरीद रहेगी या सरकार ही खरीद कर गेहूं खरीदा जाएगा। भाव के डिफरेंस सरकारी रेट अगर 2000 कुछ आप बता रहे हो, अगर 2015 रुपये क्विंटल सरकारी रेट है। अगर सरकार 300 रुपये क्विंटल किसान को बोनस दे देती है तो किसान यहाँ मंडी के अंदर सरकार को गेहूँ दे देंगे खुश होकर, क्योंकि किसानों को 300 रुपये बोनस मिलने के बाद वो 2015 हो जाएगा। कुछ किसान और भी हमारे साथ आड़ती भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सरसों की क्या व्यवस्था है? जैसे सरकार तो खरीद नहीं रही था, ना एजेंसी खरीद रही। यहाँ 6700 रुपये तक प्राइवेट खरीद चल रही है और आड़ती खरीद के भेज रहे हैं। और गेहूँ की 2015 में कोई किसान मंडी में नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर 2100, 2150, 2200 रुपये तक नजर। आप लोग आड़ती हो, क्या व्यवस्था की गई है खरीद? अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तो हमारी किसी से कोई मीटिंग नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं बताया। आपकी तरफ से अखबार के माध्यम से आपकी तरफ से गेहूँ हम खरीदेंगे। अगर ऊंचे भाव रहे तो प्राइवेट खरीदोगी। अगर तो ये हमारे साथ जो है आड़ती भी है, किसान भी थे। इन्होंने कहा है कि अगर सरकार का जो रेट जो है ऊंचा रहा तो सरकार का से खरीद की जाएगी, नहीं तो जो है प्राइवेट खरीद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जो है किसान भी प्राइवेट के थ्रू ही अपना जो है फसल को बेच रहा है, क्योंकि उसका रेट जो है ऊंचा दाम है। आपको बता दें कि क्योंकि जो यहाँ पे सरसों की फसल आई हुई है किसानों के द्वारा, जो है वो प्राइवेट के थ्रू ही अपनी खरीद कर रहा है, क्योंकि वो उनको ऊंचा रेट 6600 के करीब जो मिल रहा है और सरकार का रेट जो है 5000 के करीब है। अब जो है गेहूं की फसल आएगी, उस पर देखना होगा कि सरकार का क्या रेट होगा और प्राइवेट का क्या रेट होगा। झज्जर से हर खबर के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करके नकली घी बनाने वाली दुकान का भंडाफोड़ किया। मामला शहर के मुख्य बाजार की लक्ष्मी डेयरी का है, जहां कई दिनों से देसी घी के नाम पर लोगों को मिलावटी घी दिया जा रहा था। वहीं दुकान में गंदगी का अंबार लगा था। यही नहीं, दुकान में साफ सफाई के नाम पर खिलवाड़ हो रहा था। वहीं मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह रही कि FSSAI के अधिकारी दुकानदार के पक्ष में पहले से ही क्लीन चिट देते नजर आए। वहीं अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान तो खड़े होते ही हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है और क्या कार्रवाई की जाएगी या फिर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। मेन बाजार है बल्लभगढ़ में, यहाँ पर सूचना थी कि घी बनता है यहाँ पर, तो गलत तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ ये लक्ष्मी घी दुकान है घी की, यहाँ पर आकर सैंपलिंग की है और फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे साथ हैं। हाँ जी, जो करीब 3 सैंपल लिए हैं और टोटल घी करीब 900 kg यहाँ पर बना हुआ है। जिसके सैंपल लिए गए हैं लैब भेजे जाएंगे और जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की। बनाने की विधि की बात करें तो किस तरीके से बन रहा था? क्या इनके पास कोई लाइसेंस वगैरह? नहीं, इनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस के अनुसार ही बन रहा था। जो लाइसेंस के अनुसार ही बन रहा है। हाँ जी। मैं डॉक्टर सचिन शर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर फरीदाबाद। डॉक्टर साहब, क्या कार्रवाई की है आज? कहाँ पे कार्रवाई की है? कार्रवाई हमने अभी मेन मार्केट बल्लभगढ़ में की है। लक्ष्मी घी भंडार के नाम से एक शॉप है, इंटरेस्टिफाइड फैट है यहाँ पे, उस फैट के हमने सैंपल लिए। किस तरीके की यहाँ पे ये घी बनाया जा रहा था, इंटरेस्टिफाइड जो आप कह रहे हैं? इस घी बनाने की एक अपनी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अनुसार ही ये घी बन रहा था। इसमें ऐसा फिलहाल अभी तक की जांच में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली कि किसी गलत प्रक्रिया का या गलत
सामान का इस्तेमाल किया जा रहा हो। क्या नीचे हाइजेनिक तरीके से घी बन रहा था? हाइजीनिक कंडीशंस के बारे में इनको बता दिया गया है और इनको बोला है कि अभी इनको ठीक साफ सफाई करो, अदरवाइज जो प्रोसेस है घी बनाने का उसमें अभी तक कुछ भी रुक जा वीडियो बन रही है। फरीदाबाद में भी नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने वार्ड में लोगों से जनसंपर्क अभियान साध रहे हैं। वहीं इस माहौल में मेयर के पद पर सबकी नजर रहेगी। हर खबर के संवाददाता सुशांत ने आम आदमी पार्टी से मेयर पद के प्रत्याशी और पूर्व नगर निगम एसडीओ ओपी वर्मा से बातचीत की और क्या कुछ कहा एसडीओ ओपी वर्मा ने, आइए आपको सुना देते हैं। फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं और ऐसे में अलग अलग पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है नगर निगम के पूर्व एसडीओ और मेयर पद के प्रत्याशी ओपी वर्मा जी। ओपी वर्मा से आज जानेंगे कि कितने भाजपा के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है और कितना जो है वो रह गए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हर खबर में। बिल्कुल, हर खबर का बहुत धन्यवाद। सर कितने जो चुनाव की बात करें या फिर कार्य की बात करें तो भाजपा के कार्यकाल में कितने काम हुए हैं? देखो, मैं आम आदमी पार्टी से भावी मेयर का उम्मीदवार हूँ जी। अब आप क्योंकि बीजेपी का पूछ रहे हैं, बीजेपी ने क्या विकास कार्य किए हैं, अगर मैं सच बोलूँगा तो आप ये विश्वास नहीं करेंगे मुझ पर। शहर में आप भी घूमते रहते हैं, देखते हैं आज शहर के अंदर जो विकास कार्य के नाम की तो देखो चीज़ कोई है नहीं। उल्टा जो चीज़ें थी वो भी सड़कें थी सारी तोड़ के उधेड़ के कर दी गई। लोगों की सड़कें तोड़ दी, उनका दिल तोड़ दिया, उनका विश्वास तोड़ दिया। पानी नाले सब खुले पड़े हैं, गंदगी के ढेर लगे पड़े, चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है। पीने का स्वच्छ पानी किसी को मिल नहीं रहा, सीवर का पानी मिक्स होकर लोग पानी पी रहे हैं। अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा है हमारा शहर फरीदाबाद। और मैं क्योंकि अभी जो पिछले पार्षद थे, मेयर थे, सीनियर डिप्टी मेयर थे, किसी ने 5 साल कोई काम किया नहीं। लोग बहुत त्रस्त हुए यहाँ के और वो लोग, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, वो लोग अपने अपने घरों को चले गए। अब इन बिटवीन जनता की सुनवाई करने के लिए, जनता के साथ खड़े होने के लिए कोई मिला नहीं उनको। मैं नगर निगम 40 साल काम किया था, मुझे पर तजर्बा है यहाँ पे, तो मैं मेयर के रूप में शहर में मुझे आम आदमी पार्टी ने आशीर्वाद दिया है। तो अब मैंने क्या किया है कि भावी मेयर आम आदमी पार्टी भावी मेयर आपके द्वार कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत हम हर कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी, बस्ती में जा रहे हैं और लोगों की जो जो समस्याएं होती हैं उनको वहाँ देखते हैं। कहीं सीवर बाहर निकल रहा है, कहीं सीवर के ढक्कन तक नहीं, कहीं पानी पीने का और सीवर मिक्स हो रहा है। तो ये सब हम जाते हैं, वहाँ लोगों की बातें सुनते हैं और उनका कहना अक्सर यही होता है कि भाई आप वोट मांगने के लिए यहाँ लोग आते हैं और हाथ पैर जोड़ते हैं, बाद में तो दिखाई नहीं देते। और मैं उनकी बात को सच मानता हूँ। पिछले पार्षदों ने, जो भी मेयर लोग बने, जो भी सांसद बने, विधायक बने, जनता के बीच में जा ही नहीं रहे हैं। लोगों का बहुत विश्वास टूट चुका है। हमें भी वहाँ पे जाके वोट मांगने में, अपने लिए, भविष्य के लिए, मेयर के लिए मांगने में बहुत संकोच होता है कि लोगों के काम हुए नहीं। पिछली पार्टियों ने उनके वादों को तोड़ दिया। हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, जो वादे किए वो पूरे किए। शिक्षा के क्षेत्र में, मोहल्ला क्लिनिक हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को बिजली की रियायतें दी, पानी मुफ्त दिया। अनेकों ने हमारी आम आदमी पार्टी ने कार्य किए जिससे प्रभावित होकर दिल्ली के दिल को जीतने के बाद पंजाब में हमें बहुत बहुमत मिला। अब पंजाब में जो वादे किए हमारी आम आदमी पार्टी जो है उसको निभा रही है। और इसी कड़ी में अब नगर निगम फरीदाबाद में चुनाव होने जा रहे हैं और 45 हमारे पार्षद और मैं मेयर के रूप में आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में आ रहा हूँ। और जो दूसरी पार्टियां हैं उन लोगों ने जो है 50, 60, 70 साल तक यही काम किया। हम आपको पीने का पानी देंगे, सीवर सही करके देंगे, सड़क देंगे, और कुछ सोचा नहीं। आज यहाँ पे हमारी फरीदाबाद नगरी औद्योगिक क्षेत्र था एशिया का, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग थे, सब पलायन कर गए धीरे धीरे विकास कार्य न होने की वजह से। उनसे हमारे बच्चे यहाँ के युवा बेरोजगार हो गए। दुकानदार हैं बेचारे, अपने घर में सब गिरवी रख के अपनी दुकान चलाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। पिछले 2.5-3 साल से कोरोना का काल आया, कोरोना की वजह से भी सरकार ने किसी प्रकार की, किसी की दुकानदार की, उद्योग की पत्तियों की, किसी की कुछ सुध नहीं ली।
और लोग बेचारे आर्थिक तंगी में फंसते चले गए। आज दुर्दशा ये हो चुकी है कि भगवान करे कोई इस शहर को अच्छे जनप्रतिनिधि मिले, मेयर अच्छा मिले, विधायक अच्छा मिले, सांसद अच्छा मिले, ताकि शहर बच जाए, क्योंकि उजड़ तो चुका ही है ये शहर। इस टाइम आप देखेंगे सड़कें उधड़ी हुई हैं, सब कुछ बहुत बुरा हाल है शहर का। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप जो है जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, क्या सुनने को मिल रही है? बस लोग यही चाहते हैं कि हम दुखी तो हैं ही हैं, हमारे यहाँ कार्य तो कोई हुए नहीं है और हम हर मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। बस इतना तो खुशी उनको होती है कि कोई हमारा हाल पूछने तो आ गया, कोई उनको मरहम लगाने तो आ गया, इस बात से खुश होते हैं। हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, एक झुग्गी झोपड़ी से दूसरी झुग्गी झोपड़ी, भावी मेयर आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम जा रहे हैं। और जो हमारी क्षमता है हम अपने, क्योंकि नगर निगम में रहे हैं, हमारे अधिकारी दोस्त हैं, मित्र हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, और हमारी कहने से सीवर ठीक कर देते हैं, पीने का पानी सीवर में मिक्स हो रहा है वो ठीक कर देते हैं, ट्यूबवेलों में पानी नहीं आता वहाँ कोशिश करते हैं। जितना मेरे में क्षमता है मैं हाथ जोड़ के गुहार लगा के अपने कामों को करवा रहा हूँ। अगर मुझे फरीदाबाद की जनता आशीर्वाद देती है, मेयर के रूप में आ जाता हूँ, तो फिर हम जनता और हम सब मिल के सारे यहाँ पे अपने विकास कार्यों को कराएंगे। जनप्रतिनिधि के अंदर ये जो बहुत बड़ी बुरी बात है कि वो अहंकार में आ जाता है, सिर्फ स्वार्थ साधने के बाद जनता के बीच में जाता नहीं है। अगर उनको जनप्रतिनिधि का क्षेत्र चुना है तो जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के दुख दर्दों को महसूस करना चाहिए, उनके लिए विकास कार्यों को ध्यान देना चाहिए, उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको मिलें, झुग्गी झोपड़ी वालों को ठीक तरीके से बसाया जाए, उनके विकास कार्य किए जाएं। मकानों के नक्शे पास होते नहीं, छोटे छोटे घर हैं लोगों के, उनके नक्शे पास हो, कोई ब्लैक मेलिंग ना हो उन लोगों के साथ। जो हमारे पास नगर निगम के आय के स्रोत हैं उनको हम योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे। हमारे पास 64 परियोजनाएं हैं, अनेकों परियोजनाएं हैं, जिसे हम फरीदाबाद को नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली से भी अच्छी बेहतर स्थिति में लाके भारत के मानचित्र पे लाके खड़ा करेंगे। और आप देखेंगे आने वाला समय, अगर मुझे यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है मेयर के रूप में आम आदमी पार्टी के लिए, तो आप देखेंगे फरीदाबाद के अंदर बहुत भारी परिवर्तन होगा। विकास कार्य जो है एकदम होंगे तेजी से, और शहर का कायाकल्प होगा, और भारत के मानचित्र पे अवश्य इसको उभरता हुआ देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने फिर पहले दिल्ली जीता, उसके बाद पंजाब, और फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में कितनी आपको लग रहा है कि कितने पार्षद यहाँ पर बनेंगे? देखो अभी जो नगर निगम में चाहे क्षेत्र में जो भी पार्षद थे, मेयर थे, विधायक थे, सब ने यहाँ जनता में विश्वास पुरानी पार्टियों ने, बीजेपी कांग्रेस ने खो दिया है। अब केवल विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई है, जो हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ हैं। हमारे भाई सुशील गुप्ता जी हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं। जैसे दिल्ली में सहूलतें मिली, वो सहूलतें तो फरीदाबाद को मिलने वाली हैं। और अगर मैं मेयर के रूप में यहाँ आता हूँ तो आप, क्योंकि मेरा अनुभव का जो है सदुपयोग करके आम आदमी पार्टी फरीदाबाद को एक बेहतर क्षेत्र बनाएगी। और फिर 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने, 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगर हम फरीदाबाद में बेहतर करके दिखाएंगे, अच्छा करके दिखाएंगे, तभी हम हरियाणा के अंदर और जगह वोट मांगने जा सकते हैं। अन्यथा अगर हमने फरीदाबाद शहर में जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया तो फिर तो वोट आगे भी नहीं मिलेगा हमको। तो हमारी जनता से प्रार्थना है, पूरा इस मौके को जाने ना दें। मैं आपके शहर का बच्चा हूँ, शहर के बीच में आया हूँ, अनुभव है, तजुर्बा है, जनून है, इच्छा है मेरी, मैं फरीदाबाद में आप लोगों को एक बार बहुत खूबसूरत फरीदाबाद बना के आपको समर्पित करूँ, और मैं जनता का सेवक बन के जनता की सेवा करता रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी ओपी वर्मा, जिन्होंने कहा कि जनता त्रस्त है, क्योंकि बीजेपी सरकार में जितने भी कार्य हुए हैं लोगों तक नहीं पहुंचे, जितने विकास कार्य हुए हैं लोगों को नहीं दिखे। कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपने जो लोगों का जो विकास है वो खोए हुए है, और लोगों का जो विश्वास है वो खोए हुए है। कहीं ना कहीं अब जब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो पहले दिल्ली में बनी, उसके बाद पंजाब में, अब फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद में भी जो आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व बढ़ाए हुए है। फिलहाल मैं था आपके साथ सुशांत, और आप देख रहे थे हर खबर। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।